हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी के एसएसटी एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 का क्विक रिवीजन। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 का बहुत ही कम समय में रिवीजन। ऑलराइट, चलिए तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफ़ी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। अगर आपको ये बुक्स और नोट्स की भी ज़रूरत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी एक लिंक दी गई है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए, सारी चीज़ें सारी जानकारी के साथ मिल जाएंगी। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। तो आ जाइए, जल्दी से देख लेते हैं मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक है, तो प्रिंटिंग कल्चर की जो बात है आज इसमें होने वाली है कि जो हम किताबें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हर एक चीज़ जो प्रिंट होकर हमारे सामने आती है, आखिर उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। ऑलराइट, चलिए तो देख लेते हैं छपाई की शुरुआत या प्रिंटिंग की स्टार्टिंग आखिर कैसे हुई। तो देखें, छपाई का विकास सबसे पहले अगर पूरी दुनिया में किसी देश में हुआ था तो वो देश है चीन। कौन सा? चीन। तो छपाई का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ है? छपाई की शुरुआत, प्रिंटिंग की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? चीन हुई। चीन से जापान पहुंची, फिर कोरिया, इस तरीके से आगे बढ़ती गई। तो इसकी शुरुआत चीन में 594 ईस्वी के बाद हुई थी। अब शुरुआत कैसे हुई थी? क्या पहले भी ये सारी मशीनें होती थी जो प्रिंटिंग की मशीनें अभी हुआ करती हैं? क्या होती थी? बिल्कुल नहीं होती थी। तो भाई देखें क्या होता था। हाँ, एक बात और सुन लो कि जो कागज का आविष्कार है, कागज सबसे पहले किसने बनाया था? तो कागज को सबसे पहले चाइना नहीं बनाया था, चीन नहीं बनाया था। तो शुरुआत में क्या होता था चाइना में कि लकड़ी के गुटके या तख्ती पर, लकड़ी का एक ऐसा तख्ता होता था या तख्ती होती थी, ठीक है, या एक बोर्ड हम जिसे कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता था, उस पर स्याही लगाकर कागज पर छपाई करी जाती थी। उसमें अक्षरों को उकेरा जाता था, स्याही लगाई जाती थी, कागज को उस पर रखा जाता था, फिर जो अक्षर होते थे उस पर छपकर आ जाते थे। ऐसे करके छपाई की शुरुआत हुई थी और लंबे समय तक चीन जो है मुद्रित वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक था। अब आप सोचो कि कितना टाइम लगता होगा ऐसी छपाई करने में। और जो शुरुआती दौर का कागज था वो बहुत ही महीन था, बहुत ही पतला था कि सिर्फ एक तरफ ही छपाई संभव हो पाती थी, दूसरी तरफ छपाई नहीं हो पाती थी। ठीक है, तो ऐसे एक पन्ने पर, मतलब ऐसे दोनों तरफ छपाई नहीं होगी, सिर्फ एक तरफ ही छपाई हो पाती थी। ऐसे कई सारे पन्नों पर छपाई होती थी, फिर उन पन्नों को किनारों से ऐसे मोड़ा जाता था, जोड़ा जाता था, उनको सिला जाता था, तब कोई एक किताब महीने भर में बन पाती थी। बहुत समय लगता था। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? फिर देखें, अब चीन में आखिर ये किताबें किसके लिए छापी जाती थी, ये सवाल आता है। तो चीन में सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा देते थे विद्यार्थी, उनके लिए उनके सिलेबस के अनुसार किताबें छापी जाती थी। ठीक है, तो इस परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए भारी मात्रा में पठन सामग्री मुद्रित की गई, यानी कि प्रिंटेड करी गई। राइट। फिर क्या हुआ, 17वीं शताब्दी तक जैसे जैसे चीन में शहरी संस्कृति का विकास होना चालू हुआ, ठीक है, छपाई का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाने लगा। यानी कि अभी तक तो सिर्फ विद्यार्थियों के लिए पढ़ने के लिए, वो भी सिविल सर्विसेज परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए पढ़ने के लिए ही किताबें छापी जाती थी, लेकिन अब छपाई का उपयोग कई अन्य उद्देश्यों के लिए भी हो गया। जैसे कि मुद्रित सामग्री या प्रिंटेड किताबें अब केवल बुद्धिजीवियों या अधिकारियों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि अब व्यापारी भी मुद्रित सामग्री का उपयोग करने लगे थे। इससे व्यवसाय से संबंधित खातों को रखना आसान हो गया, यानी कि व्यापारी अपने बही खाता के रूप में भी प्रिंटेड सामग्री का उपयोग करना चालू कर दिए थे। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात कि चीन में किस प्रकार से प्रिंटिंग कल्चर की शुरुआत हुई और कैसे चीन में ही अलग अलग चीज़ों के लिए प्रिंटिंग कल्चर उपयोग में आने लगा।
राइट। फिर देखें, पढ़ने के शौकीन लोगों के लिए कहानियां, कविताएं, आत्मकथाएं, नाटक आदि भी प्रकाशित होने लगे और खाली समय में पढ़ना फैशन बन गया। यानी कि अब पढ़ना जो है लोगों का एक शौक बन गया, एक फैशन बन गया, एक हॉबी बन गई, है ना। तो अब कहानियां, कविताएं, आत्मकथाएं, नाटक ये सब भी पब्लिश होने लगे थे। अमीर वर्ग की महिलाओं में पढ़ने का शौक बढ़ता गया और कई महिलाओं ने कविताएं और कहानियां भी लिखना चालू कर दिया। यानी कि अब महिलाएं पढ़ने के साथ साथ लिखने भी लगी थी। अब हम बात करते हैं जापान में मुद्रण की, कि जापान में प्रिंटिंग कल्चर कैसे पहुंचा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ी, दुनिया के देश एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े, बताइए बताइए कमेंट करके। तो भाई जब लोगों का एक देश से दूसरे देश में आना जाना हुआ, एक देश से दूसरे देश के लोगों ने खोज करना चालू करी, तो नई नई चीज़ों से परिचित हुए। तो ठीक इसी तरीके से चीन से जापान में प्रिंटिंग कल्चर पहुंचा। ठीक है, तो जब बौद्ध धर्म के जो फॉलोवर्स हैं या बौद्ध धर्म के समर्थक हैं, वो जब चीन गए बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, तो वहाँ से जो है क्या सीख के आए, प्रिंटिंग कल्चर सीख के आए। तो लगभग 768 से 770 ईस्वी तक बौद्ध धर्म के प्रचारकों के द्वारा मुद्रण तकनीक जापान में लाई गई और जापान में सबसे पुरानी किताब जो छपी थी वो छपी थी डायमंड सूत्र। बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध किताब है डायमंड सूत्र। अगर आपसे सवाल पूछा जाए, और अक्सर यहाँ से सवाल आता है कि जापान में सबसे पहली किताब या सबसे पुरानी किताब कौन सी छपी थी, उसका नाम बताइए, तो आप बता देंगे डायमंड सूत्र। या आपसे पूछा जाए कि डायमंड सूत्र किस धर्म से संबंधित है, तो आप बता देंगे बौद्ध धर्म। डायमंड सूत्र पुस्तक कब छपी, 868 ईस्वी में, राइट। तो ये फैक्ट याद रखना है, काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं। चलिए, अब पुस्तकालयों और दुकानों में हाथ से छपी किताबें मिली, क्योंकि किताबें हाथ से ही छप रही थी, राइट। प्रिंटिंग जो हो रही थी किताबों की वो हाथ से ही हो रही थी, कोई मशीन नहीं थी। उस समय अनेक विषयों पर पुस्तकें उपलब्ध थी, जैसे स्त्री, वाद्य यंत्र, गणना, चाय समारोह, फूलों की सजावट, शिष्टाचार, खाना बनाना, प्रसिद्ध स्थान। यानी कि अलग अलग तरीके की किताबें हर एक विषयों पर लिखी जाने लगी थी। अब यूरोप में प्रिंट का आगमन। अब यूरोप कैसे पहुंचा जो है प्रिंटिंग कल्चर, राइट। तो भाई ये भी एक खोजकर्ता व्यक्ति के द्वारा ही पहुंचा था। तो आपने मार्को पोलो का नाम सुना ही होगा, इटालियन यात्री था ये, ठीक है। इतावली खोजकर्ता यानी कि इटालियन खोजकर्ता था, इटली का यात्री था। तो जब वो चीन पहुंचे, चीन में गए, चीन में ये सब चीज़ें उनने देखी तो वो अपने यहाँ भी लेकर आए। तो 1295 में जब मार्को पोलो जो इटालियन यात्री था चीन से लौटे अपने देश, तो अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में जानकारी लेकर आए। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यानी कि लकड़ी के तख्ते पर जो प्रिंटिंग होती थी, लकड़ी के तख्ते के जरिए जो प्रिंटिंग होती थी वो उसकी जानकारी अपने साथ लेकर आए। इसके साथ ही इटली में छपाई शुरू हो गई और उसके बाद छपाई का प्रयोग शेष यूरोप में भी फैल गया। तो इस तरीके से प्रिंटिंग कल्चर जो है यूरोप में आया। फिर 15वीं शताब्दी की शुरुआत तक यूरोप में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को मुद्रित करने के लिए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा। तो यूरोप में भी प्रिंटिंग कल्चर आ गया ठीक है। तो अभी तक जो छपाई हो रही थी वो पूरी की पूरी छपाई हाथ से ही हो रही थी, ठीक है। अब जो है हाथ से छपाई होती है जब, तो भाई काफ़ी टाइम लगता है उसमें। अब जैसे एक पुस्तक छप चुकी है, उसी के जैसे दूसरी पुस्तक छापनी है तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो एक मशीन की ज़रूरत तो पड़ेगी ताकि आसानी से, तेज गति से किताबें छापी जा सकें। तो एक बहुत ही महान व्यक्ति रहा है गुटेनबर्ग, जिनका पूरा नाम था योहान गुटेनबर्ग या जोहान गुटेनबर्ग। इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर दिया था। कैसे किया, चलिए इनके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। तो गुटेनबर्ग जो है एक व्यापारी का पुत्र था और इनने क्या देखा था, बचपन से ही जैतून का तेल निकालने की मशीन इनके यहाँ पर थी। तो वो मशीन इन्हें देखी थी कि जैतून का तेल कैसे किसी मशीन से निकाला जा सकता है, राइट। फिर उसके अलावा उन्होंने पत्थरों को चमकाने की कला भी सीखी थी। उन्होंने सोने का बारीक काम भी सीखा था, गोल्ड का, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का अनुभव उनके पास था।
इन सब चीज़ों का नॉलेज था, एक्सपीरियंस था, तो जिसके इस्तेमाल से प्रिंटिंग तकनीक को इन्होंने बेहतर बनाया। इन सब चीज़ों का अनुभव लिया, इन सब मशीनों से उन्होंने प्रेरणा ली, अपनी कला से प्रेरणा ली और उन सब चीज़ों को मर्ज कर दिया एक प्रिंटिंग मशीन को बनाने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने अपने प्रिंटिंग प्रेस को जैतून का तेल निष्कर्षण मशीन के आधार पर तैयार किया और गुटेनबर्ग ने अपने सांचों का उपयोग करके मुद्रित करने के लिए पत्र बनाए और 1448 तक गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस काफी प्रभावी हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ और उस प्रिंटिंग प्रेस के जरिए योहान गुटेनबर्ग ने जो प्रिंटिंग प्रेस बनाया था, उस प्रिंटिंग प्रेस के जरिए सबसे पहले कौन सी किताब इनने छापी थी, ये सवाल भी अक्सर आता है। तो सबसे पहले बाइबल को इनने छापा था, राइट। तो शुरुआती समय में छपी हुई किताबें डिजाइन की दृष्टि से अनुलिपि से मिलती जुलती थी। ठीक है, यानी कि जो पांडुलिपि होती थी उनसे मिलती जुलती होती थी। पांडुलिपि क्या किसे कहते हैं? हस्तलिखित किताबों को, राइट। तो शुरुआती दौर की छपी किताबें पांडुलिपि अनुलिपि से मिलती जुलती थी। धातु के अक्षर हस्तलेखन से मिलते जुलते थे। अब जो योहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस बनाया था उसमें जो अक्षर थे वो धातु के बनाए हुए थे और वो धातु के अक्षर में स्याही लगाकर फिर जो है कागज पर वो प्रिंट होते थे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद 1450 और 1550 के बीच 100 वर्षों में यूरोप के अधिकांश हिस्सों में प्रेस स्थापित करे गए, प्रिंटिंग प्रेस लगाए गए। इसका प्रभाव यह हुआ कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोपीय बाजारों में 20 मिलियन से भी अधिक पुस्तकें छपी। क्लियर। फिर 17वीं शताब्दी में यह संख्या बढ़कर 200 मिलियन हो गई, यानी कि धीरे धीरे किताबों के छपने की संख्या में वृद्धि देखी जाने लगी। फिर मुद्रण क्रांति और उसके प्रभाव को समझें कि मुद्रण क्रांति और उसका प्रभाव हमें क्या दिखाई देता है। तो देखें, पाठकों का एक नया वर्ग, मुद्रण की नई तकनीक के साथ पाठकों का एक नया वर्ग जो है सबके सामने आया। ठीक है, तो अब हर एक व्यक्ति के लिए किताबें छापी जाने लगी, यानी कि हर एक एज ग्रुप के लिए किताबें छापी जाने लगी। ठीक है, तो अब क्या किया जाने लगा? छपाई की सहायता से किसी भी पुस्तक की प्रतियां यानी कि जो जीरोक्स कॉपी रहती है वो आसानी से बनाई जा सकती थी, क्योंकि अब प्रिंटिंग प्रेस आ चुका था, राइट। क्लियर है। इसलिए पुस्तकें सस्ती हो गईं, जिससे किताबें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जाने लगी। पुस्तकों को आम लोगों के लिए सुलभ बनाकर पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई और 12वीं शताब्दी तक यूरोप की साक्षरता दर बहुत कम थी, लेकिन अब लोगों में पढ़ने का जुनून जाग गया था और धीरे धीरे यूरोप की 60 से 80% जनता साक्षर हो गई थी। और उस दौर में जो किताबें छापी जा रही थी वो हर एक जगह की जो लोकल लैंग्वेज होती है, स्थानीय भाषा होती है, उसमें किताबें छापी जा रही थी और लोकगीत और लोक कथाओं के माध्यम से लोगों तक हर एक बात पहुंचाई जा रही थी, ताकि हर एक जगह का व्यक्ति अपनी भाषा में उस बात को समझ सके। क्लियर। और जो व्यक्ति पढ़ना नहीं जानते थे, जिन्हें पढ़ना नहीं आता था, उनको दूसरे व्यक्ति सुनाते थे, मतलब कि पढ़कर सुनाते थे, कहानियां पढ़ते थे और सुनाते थे। तो इस तरीके से लोगों में पढ़ने, सुनने और सुनाने का जुनून जागा। अब धीरे धीरे किताबें धार्मिक विषयों पर भी लिखी जाने लगी। ठीक है, और अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन में या पर्टिकुलर कम्युनिटी में कोई भी बुराई लोगों को दिखती थी तो उसके बारे में भी लिखने लगे। तो जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर रिलीजन की कोई आप बुराई लिखते हो तो भाई लड़ाई तो होगी, विवाद तो होगा। ठीक है, तो धार्मिक विवाद और प्रिंट के डर की अब हम बात करते हैं। ठीक है, तो जब से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई, मुद्रण प्रौद्योगिकी यानी कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई, उसके साथ नए प्रकार के वाद विवाद के अवसर मिले। लोग धर्म की कुछ पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाने लगे कि भाई ये सारी चीजें पुरानी हैं, रूढ़िवादी हैं, इनको बंद किया जाना चाहिए। ठीक है, तो रूढ़िवादियों ने क्या महसूस किया कि यह पुरानी व्यवस्था के लिए चुनौती पेश कर रहा है। जो प्रिंटिंग प्रेस आया है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई है, प्रिंटिंग कल्चर आया है, वो हमारी पुरानी व्यवस्थाओं, पुरानी परंपराओं, पुरानी प्रथा, पुरानी रीति रिवाजों के लिए विरोध के रूप में साबित हो रहा है। ठीक है, फिर मार्टिन लूथर किंग का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। तो मार्टिन लूथर किंग ने रोमन कैथोलिक बुराइयों की आलोचना करते हुए अपनी एक पुस्तक निकाली। ठीक है, तो कैथोलिक चर्च की, रोमन कैथोलिक चर्च की इन्होंने बुराइयां करी कि भाई इनमें ये बुराइयां विद्यमान है, ये कुरीतियां विद्यमान है, इनको दूर किया जाना चाहिए। ठीक है, और यहीं से जो है मार्टिन लूथर किंग ने ईसाई धर्म के एक और संप्रदाय प्रोटेस्टेंट
की शुरुआत करी थी। ठीक है, तो रोमन चर्च ने धर्म के विरोधियों को ठीक करने के लिए एक संगठन धर्माधिकरण चालू किया कि भाई सब जो हमारा विरोध कर रहे हैं हम उनको भी आंसर देंगे। ठीक है, फिर 1858 के बाद चर्च ने क्या किया, जो रोमन कैथोलिक चर्च की बुराइयां हो रही थी तो चर्च ने क्या किया, प्रतिबंधित पुस्तकों की एक सूची बनाई कि इस प्रकार की किताबें, ये किताबें जो हमारी बुराई करती हैं या जिससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, हमें उन किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, उन किताबों को बैन कर दिया जाना चाहिए। ये काम किया गया भाई। ठीक है, फिर पढ़ने के जुनून की बात करते हैं तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में साक्षरता के स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ। ठीक है, और 18वीं सदी के अंत तक 60 से 80% तक साक्षरता बढ़ गई थी। कहाँ? यूरोप में। तो जैसे ही साक्षरता बढ़ी, लिटरेसी बढ़ी, उसके साथ ही लोगों में पढ़ने की ललक पैदा हुई कि हम पढ़ना चाहते हैं। किताबें बेचने के लिए अक्सर दुकानदार फेरी वालों को काम पर रखते थे, मतलब जिनकी बड़ी बड़ी दुकानें थी किताबों के, उन्हें किताबें बेचना है तो फेरी वालों को रखते थे। फेरी वाले अपने वाहन पर साइकिल पर या जो भी उनके पास होता था उस पर किताबों को रखते थे और गली गली मोहल्ले मोहल्ले बेचते थे। आपने देखे होंगे फेरी वाले, है कि नहीं, कपड़े बेचते हैं, सामान बेचते हैं। ठीक है, तो किताबें भी इस तरीके से बिका करती थी। और पत्रिकाएं, उपन्यास, पंचांग आदि सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकें थी। पंचांग का मतलब होता है कैलेंडर, उपन्यास मतलब नोबल, पत्रिकाएं मतलब मैगजीन, ये सारी चीजें भी छपने लगी और ये सारी चीजें ही सबसे ज्यादा बिका करती थी। फिर छपाई के कारण ही वैज्ञानिकों और तर्कशास्त्रियों ने अपने नए विचारों और खोजों को आम जनता तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा मदद करी। अब कोई भी नई खोज या विचार अधिक लोगों के साथ आसानी से साझा किया जा सकता था, क्योंकि अब किताबें सभी पढ़ने लगे थे और किताबों में सभी अपनी बातों को छापने लगे थे। क्लियर? और जो विचार छपते थे, जो बातें छपती थी, उन पर आसानी से गहन विचार भी किया जा सकता था, चर्चा भी करी जा सकती थी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, मुद्रण और फ्रांसीसी क्रांति। तो मुद्रण संस्कृति का फ्रांसीसी क्रांति पर क्या असर पड़ा, ये बात हमें जाननी है और इसी तरीके का सवाल भी आता है। ऑलराइट, तो देखें कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति कब आई थी? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी भाई 14 जुलाई 14 जुलाई 1718-19 को हुई थी। राइट, तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि प्रिंटिंग कल्चर का फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर क्या असर पड़ा। तो चलिए देख लेते हैं क्या कारण थे। तो देखें, प्रबोधन विचारकों के विचार मुद्रण के कारण लोकप्रिय हुए। अब क्या हुआ? दार्शनिक हो गए, समाज सुधारक हो गए, देशभक्त हो गए, क्रांतिकारी हो गए। वो अपने विचारों को लिखकर ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचाने लगे। अब फ्रांस में क्रांति हुई क्यों थी? क्योंकि निरंकुश राजा था, कुछ करता नहीं था जनता के लिए, जनता के पास राइट्स नहीं थे, जनता टैक्स भर भर के परेशान थी, महंगाई और कर्ज में डूब चुकी थी, टैक्स उन पर बढ़ता जा रहा था। और जो ऊपर के दो वर्ग थे, सामाजिक वर्ग, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, उनको स्पेशल राइट्स थे, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो इन सब तमाम व्यवस्थाओं के कारण जनता थी परेशान। तो जनता ने 14 जुलाई 1789 को निरंकुश शासक के खिलाफ हमला बोल दिया, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कर दी। लेकिन लोग जागृत कैसे हुए इस क्रांति के लिए? तो उसमें प्रिंटिंग कल्चर का, मुद्रण संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि जो बड़े बड़े विचारक होते थे, दार्शनिक होते थे, समाज सुधारक होते थे, वो अब लिखकर हर एक चीज जनता तक पहुंचाने लगे। ठीक है, इन विचारकों ने परंपरा, अंधविश्वास और निरपेक्षता की कड़ी आलोचना करी। ठीक है, फिर वॉल्टेयर और रूसो को प्रबुद्धता के प्रमुख विचारक माना जाता है। उस समय के प्रमुख विचारक थे वॉल्टेयर और रूसो। इन्होंने जनता को प्रेरित किया अपने लेखन के माध्यम से। तो मुद्रण ने संवाद और वाद विवाद की एक नई संस्कृति को जन्म दिया। क्लियर? चलिए अब देखें,
अब आम आदमी भी मूल्यों, संस्थाओं और प्रथाओं पर विवाद करने लगा था और स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाने लगा था। यानी कि पुराने समय से जो रूढ़ियां चली आ रही थी, जो प्रथाएं, जो परंपराएं चली आ रही थी, जिनको लोगों को जबरन फॉलो करना होता था, एक अंधविश्वास के साथ फॉलो करना होता था, उनका अब जनता विरोध करने लगी थी। क्लियर? तो 1780 के दशक तक बहुत सारे साहित्य थे जो राजशाही का उपहास करते थे, यानी कि राजवंशीय शासन का मजाक उड़ाने लगे थे। क्योंकि राजवंशीय शासन कैसा शासन था? ये शासन जो था बहुत ही निरंकुश शासन था। उपहास का मतलब होता है मजाक। ठीक है, क्लियर? उनकी नैतिकता की आलोचना होने लगी और छपाई की मदद से राजशाही की, यानी कि जो उस समय राजवंशी शासन चल रहा था, उसकी ऐसी छवि बनाई गई जिसमें यह दिखाया गया कि कैसे राजशाही के लोग आम लोगों की कीमत पर विलासिता रखते थे। यानी कि टैक्स कौन भर रहा है? आम आदमी। अपने खून पसीने की कमाई से खुद के पेट में खाना ना खा के राजा के लिए टैक्स भर रहा है, और राजा उस पैसे से क्या कर रहे हैं भाई? भोग विलासिता का जीवन जी रहे हैं, पैसे उड़ा रहे हैं, उनकी शान और शौकत में कोई कमी नहीं आ रही है। ठीक है, क्लियर? तो ये सारी चीजें उजागर करी गई। फिर चलते हैं हम 19वीं सदी के दौर पर। तो 19वीं सदी में यूरोप में साक्षरता के तीव्र विकास के साथ, क्योंकि अब 60 से 80% तक लिटरेसी रेट यूरोप में बढ़ चुका था, राइट? तो पाठकों का, यानी कि पढ़ने वालों का एक नया वर्ग उभरा जिसमें महिलाएं, बच्चे और श्रमिक भी शामिल थे। यानी कि अब हर एक व्यक्ति का रुझान पढ़ने की तरफ बढ़ रहा था। तो बच्चों के लिए अलग से किताबें लिखी गई। कई लोक कथाओं को इस तरह से फिर से लिखा गया कि युवा पाठक उन्हें आसानी से समझ सकें। कई महिलाएं पाठक और लेखिका भी बनी, यानी कि पढ़ने के साथ साथ महिलाएं अब लेखन कार्य भी करने लगी। महिलाएं स्वयं लेखिका भी बनने लगी, अपने विचारों को व्यक्त करने लगी अपनी लेखनी के माध्यम से। 17वीं शताब्दी में किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय भी चलन में आ गए। जी हाँ, रेंट पर बुक देने वाली लाइब्रेरी भी 17वीं शताब्दी में आ गई कि भाई साहब आप जाओ, वहां पर किताब लो, आपसे पर डे के हिसाब से उसका चार्ज लिया जाएगा, या जितना समय आपको पढ़ने में लगता है उतना चार्ज लिया जाएगा और आप किताबें पढ़ सकते हो, राइट? और इन पुस्तकालयों का उपयोग सफेद पोश श्रमिकों, यानी कि लाइब्रेरी में कौन कौन जाता था पढ़ने के लिए? सफेद पोश श्रमिकों, कारीगरों और निम्न वर्ग के लोगों द्वारा भी इन लाइब्रेरी का उपयोग किया जाता था। छपाई में अन्य सुधारों की बात करें तो 19वीं शताब्दी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एमहो ने एक संचालित बेलनाकार प्रेस विकसित किया, यानी कि एक सिलेंड्रिकल प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस भी अब बन गया, जो कि एक घंटे में 8000 शीट या 8000 पेपर को प्रिंट कर सकता था। फिर ऑफसेट प्रिंटिंग भी आई। ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होती है? जिससे एक समय में 6 रंगों में छपाई की अनुमति हो जाती है, ठीक है, जिसे हम कलर प्रिंटिंग के नाम से जानते हैं। और 20वीं सदी के आते आते इलेक्ट्रिक प्रेस भी आने लगे थे अब, जिससे छपाई के काम में तेजी आई। इसके अलावा प्रिंट की तकनीक में और भी कई छोटे मोटे सुधार होते रहे। तो छोटे सुधारों का सामूहिक प्रभाव पड़ा जिसने मुद्रित सामग्री के स्वरूप को ही बदल दिया। और इस तरीके से हमारा इस चैप्टर का क्विक रिवीजन होता है यहीं पर खत्म। बहुत ही कम समय में इतने बड़े चैप्टर का रिवीजन मैंने आपको करा दिया है, और बाकी के क्विक रिवीजन भी अवेलेबल हैं। आप प्लेलिस्ट में देखें, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के क्विक रिवीजन अवेलेबल है, जिससे आप एग्जाम टाइम में बहुत तेजी से फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो चलते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है? तो हाँ, जो अभी क्विक रिवीजन हमने किया है उससे आपने क्या सीखा कि जो आप किताबें पढ़ते हो ना, इनकी कीमत ना हीरे से भी ज़्यादा है। क्योंकि आप देखें छपाई की शुरुआत कैसे हुई थी, कई घंटों में एक एक पेज छप पाता था, वो भी बड़ी मेहनत से, ठीक है? तो कोई भी प्रिंटेड चीज़ आपको दिखती है, छोटा सा कागज भी दिखता है, तो भाई उसको वेस्ट नहीं करना है। समझ में आई बात? किताबों की रिस्पेक्ट करनी है, हर एक लिखा हुआ जो भी है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। ऑलराइट, चलिए तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। ई बुक्स, फ्री नोट्स की जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं, सारी चीज़ें सारी जानकारी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है।
काफ़ी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।